नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वरी सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज से पहले हमने आपको पढ़ाए थे तंत्रों में हमने पढ़ा था कि तंत्रों में जो भी उसके अंग है उनमें एक रसों का स्त्रावन होता है। उन रसों से हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है, हमारे शरीर में उत्सर्जन क्रिया होती है, सब के चीज उनके रसों द्वारा होती है। अब वो रस आते कहाँ से? वो रस आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। जो रस स्त्रावित किए जाते हैं उन रस को हम कहते हैं हार्मोन्स। अब आपको इस वीडियो में हम आपको हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे। अब देखिए, वो हार्मोन्स हमारे ब्लड में जाता क्या, हमारे जो शरीर में पहुंचता कैसे है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? हार्मोन का स्त्रावन करती है, और वो स्त्रावन करती है हमारे ब्लड में, और ब्लड हमारे शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अंतःस्रावी द्वारा स्त्रावित हार्मोन को ले जाने का काम करता है। हार्मोन का स्त्राव शरीर में स्थित विशिष्ट कोशिकाओं अथवा ग्रंथियों द्वारा होता है। उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। हार्मोन और उन्हें रुधिर द्वारा उनके लक्ष्य स्थलों तक पहुंचाया जाता है। इसका प्रभाव केवल एक या अधिक भागों में होता है। अधिकांश हार्मोन का स्त्राव विभिन्न विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा होता है। अब देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं, अतः जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इसका अर्थ होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अर्थ होता है आंतरिक रूप में स्त्रावण। ठीक है ना। इन्हें वाहिकाहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, क्योंकि इनके स्त्राव सीधे ही रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं। अब देखिए, हमारे ब्लड में इनका स्त्रावण सीधा ही हो जाता है, किसी नली की जरूरत नहीं होती है। बिना नली के ग्रंथियां जो छोटी छोटी, कोई मटर के आकार की होती है, कोई उससे बड़ी होती है, तो उनसे जो हार्मोन स्त्रावित होता है, वो हार्मोन किसी भी जरूरत नहीं पड़ती है, वाहिका की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी की नली की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इसे वाहिकाहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिकाहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इनका परिवहन नालिकाओं द्वारा नहीं होता है। कुछ एक हार्मोन अन्य ग्रंथियों अथवा शरीर के अन्य भागों द्वारा उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आमाशय और ग्रहणी। अब देखिए, हार्मोन्स की प्रकृति क्या होती है, प्रकार ये कहता है, यानी हार्मोन, नेचर ऑफ हार्मोन्स और उसके कार्य। हार्मोन्स को उनके स्रोत भागों से सीधे ही रुधिर में छोड़ दिया जाता है। यानी हार्मोन सीधा ही, जहां से स्त्रोत भाग कौन से हैं? ग्रंथियां। तो स्त्रोत भाग बोलेंगे ग्रंथियों को। ग्रंथियों से सीधे ही रुधिर में छोड़ दिया जाता है। रुधिर इन हार्मोन्स को उन लक्ष्य अंगों तक पहुंचा देता है जो उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। हार्मोन शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का नियमन करता है, यानी कंट्रोल करना। शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हार्मोन। नियमन यानी कंट्रोल करना। ये बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और जीव वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सक्रिय होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स का स्त्रावन जैसे है ना, टूटी से पानी निकलता है, इतने तेज निकल नहीं। इसका स्प्रे, जैसे हम स्प्रे मारते हैं ना, हम सेंट शरीर अपने डिओ लगाते हैं या कोई भी लगाते हैं, तो एक बार थोड़ा सा स्प्रे मारते हैं फिर हटा देते हैं, बस उससे भी कम मात्रा में हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। वैसे ही होता है। उदाहरण के लिए एड्रिनल 3,000 लाख भागों में की सांद्रता पर वह सक्रिय बना रहता है। यानी सिर्फ एक स्प्रे, थोड़ा सा स्प्रे किया जाता है रक्त के अंदर ग्रंथियों द्वारा। हार्मोन्स की अधिकता और कमी दोनों ही से गंभीर विकार उत्पन्न होते हैं। अगर हार्मोन्स जो है शरीर में कम मात्रा में स्त्रावित होते हैं या फिर अधिक मात्रा में स्त्रावित होते हैं, उससे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हार्मोन्स सही मात्रा में स्त्रावित होना चाहिए, जितना की क्वांटिटी होती है। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन जल में घुलनशील प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और एमिनो हो सकते हैं, अतः लिपिड में घुलनशील स्टेरॉयड भी हो सकते हैं।
हार्मोन्स की अतिरिक्त मात्रा शरीर में संचित नहीं रहती है और उत्सर्जित कर दी जाती है। अब ये शरीर में ऐसा नहीं है कि हार्मोन की मात्रा एक जगह पे संचित होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये उत्सर्जित मतलब बार बार बाहर निकाल दी जाती है। अब हार्मोन का स्त्रवण किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। सबको पता है कि हार्मोन का स्त्रवण अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, जिसको हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। मानवों के 1 दर्जन से अधिक ऊतक एवं अंग हैं जो हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। 1 दर्जन या उससे अधिक। अब देखिए 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12, है ना। 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 12 से अधिक ऊतक अंग हार्मोन उत्पन्न करते हैं। इनमें से अधिकांश को चित्र में दिखाया गया है, इसकी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अब देखिए जो ऊतक है हार्मोन स्रावित करते हैं, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है अंतःस्रावी ग्रंथि प्यूस आउटू यानी थायराइड, पैराउटू यानी पैराथायराइड, थॉम्सन माफ कीजिएगा थाइमस और अधिवृक्क यानी एडिनिल। कौन कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? सिर्फ अंतःस्राव का काम करती है। कौन सी? प्यूस आउटू, पैराउटू, थाइमस, अधिवृक्क या एडिनिल ग्रंथि। और दूसरी है अंशतः अंतःस्रावी, अंशतः यानी थोड़ी सी, अग्नाशय, जठर, ग्रहणी, उपकला, जनन, पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अपरा, ठीक है ना। अंडाशय और प्लेसेंटी ये भी अंशतः अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब ये देखिए चित्र आपके दिखाया गया है, जो पिन्निकाय है वो मस्तिष्क में पिछले भाग में यहाँ पाया जाता है, ये है पिन्निकाय, ठीक है ना। और जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, वो हमारे आंखों के या और कान के पीछे इस भाग में पाई जाती है, ये है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। और जहाँ वोकल होता है हमारा बोलने का, हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था, वो जो जिसको आहार नली बोलते हैं, आहार नली या कंठ बोलते हैं, इस कंठ में होती है थायराइड या आउटू ग्रंथि। और उसके साथ ही एक तरफ थायराइड ग्रंथि होती है और सिर्फ थोड़ा सा इस तरफ होती है पैराथायराइड या पराउटू ग्रंथि। अब उसके आहार नाल में नीचे चलते हैं, तो नीचे चलने पर यहाँ पे पाई जाती है आपके थाइमस ग्रंथि, और ग्रसनी या ग्रहणी जो होती है वो आपके उदर में बीचों बीच पाई जाती है, यहाँ पे ये। और जो आपके वृक्क होते हैं, किडनियां होती है, उन किडनियों पर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अब उनके नीचे लेगरहैंस द्वीप होते हैं। ये लेगरहैंस द्वीप कैसे होते हैं? अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं। ये अग्नाशय में पाई जाती है, ये यहाँ पे पाई जाती है अंगूर के गुच्छों जैसी, ठीक है ना। अब उसके नीचे अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यहाँ अपरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और जो पुरुषों में है वृषण जो होता है, यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि, एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि का मास्टर का मतलब क्या होता है? मास्टर का मतलब होता है जैसे क्लास में आपके मास्टर है, यानी आप जितने बच्चे हो, ठीक है ना, क्लास में कोई भी गतिविधि करते हो, जब तक वह पढ़ाता है तो उसका कंट्रोल किसके पास रहता है? मास्टर के पास रहता है। वो आपको सब चीज बताता है कि आपको ये चीज करनी चाहिए, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा ही हमारे शरीर में कंट्रोल बनाए रखने का काम पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र को भी कंट्रोल करता है और पूरे शरीर को भी कंट्रोल करता है। इसलिए इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए ये पीयूष ग्रंथि का चित्र दिखाया गया है। ये पीयूष ग्रंथि जो होती है मटर के दाने जैसी होती है। मटर का दाना देखा आपने? ये देख ऐसा सेम टू एज इट इज मटर के दाने जैसी होती है।
पीयूष ग्रंथि जिसे पीयूषिका या हाइपोफोसिस भी कहते हैं, एक छोटे से बहिर्वेशन लगभग 1 मटर के दाने के बराबर होता है, जो मध्य मस्तिष्क के आधार पर से लटका होता है। अब देखिए बीच का मस्तिष्क होता है, आपने मैंने कहा ना यहाँ कान के, देखिए ये आपको मैं बता रही हूँ, ये जो आंख है, ये कान है, इनके पीछे यहाँ पे पिछले हिस्से, लगभग यहाँ पे पिछले हिस्से में ये पाया जाता है, या कान के लगभग पीछे पाई जाती है, लटकी हुई रहती है। यह पीयूष व्रत के जरिए मस्तिष्क के अर्ध चेतन यानी अर्ध चेतन हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। हाइपोथैलेमस यानी मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, हार्मोन्स का ही स्त्राव करता है। पीयूष ग्रंथि अन्य अधिकतर अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्रवण करती है। इसमें 2 स्पष्ट भाग होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। इन दोनों भागों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न हार्मोन और क्रिया इस प्रकार होती है। देखिए अब यहाँ पे एक शब्द आया है मस्तिष्क के अर्धचेतक, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मस्तिष्क के यह पीयूष व्रत के जरिए मस्तिष्क के अर्धचेतक यानी अर्धचेतक हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पीछे की ओर होता है, यहाँ पे देखिए मस्तिष्क के बीचों बीच यहाँ पे ये अर्धचेतक या हाइपोथैलेमस होता है, उससे ये लटकी रहती है मटर के दाने जैसी। पीयूष ग्रंथि अन्य अधिकतर अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। जो भी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए क्या कि पीयूष ग्रंथि है जो बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का पर नियंत्रण करने का काम करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसमें 2 स्पष्ट भाग होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। देखिए जो मटर के दाने जैसे बताए गए हैं, मटर के दानों में जो आगे जो हिस्सा लटका रहता है वो आगे वाला हिस्सा तो है अग्र पीयूष और ये पीछे वाला है पश्च पीयूष। उनकी क्रिया इस प्रकार है। आप देखिए पीयूष ग्रंथि में ग्रंथि के हार्मोन की क्रिया देखिए। अब स्रोत क्या है हार्मोन्स के, पीयूष की अग्रपाली यानी आगे का हिस्सा। अब उससे हार्मोन कौन सा स्त्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन्स GH, जिसे सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, ये काम करता है संपूर्ण शरीर को, विशेष रूप से कंकाल की वृद्धि को बढ़ावा देता है। अब हमारे शरीर में किसी भी मनुष्य हो, मनुष्य बच्चा बूढ़ा कोई भी हो सकता है। अब देखिए बूढ़े के तो वृद्धि होती नहीं है, बच्चों में ज्यादा होती है, तो उनमें वृद्धि का काम, शरीर बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने का काम, हड्डियों को बढ़ाने का काम कौन करता है, वृद्धि हार्मोन, जिसको सोमेटोट्रोफिक भी हार्मोन कहते हैं। इसके कम मात्रा में स्त्रवण से बच्चा बौना हो सकता है और अधिक मात्रा में स्त्रवण से भीमकाय अतिकायता उत्पन्न कर सकता है। खली जो देखा है, खली में कह सकते हैं कि उसमें सोमेटोट्रोफिक हार्मोन ज्यादा स्त्रवित हुआ है ना, हम कह सकते हैं कि इसने। और जो बाकी के जो ठिंगने या बौने लोगों को देखते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि उनमें सोमेटोट्रोफिक हार्मोन का स्त्रवण कम हुआ है। तो शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करने का काम पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्त्रवित हार्मोन सोमेटोट्रोफिक द्वारा किया जाता है। अगर इसका स्त्रवण अधिक हो तो मनुष्य बौना हो जाता है और अधिक इसका स्त्रवण ज्यादा हो तो मनुष्य भीमकाय हो जाता है। दूसरा है ट्रोफिक हार्मोन, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को उद्दीपित करता है। उद्दीपित यानी उनको काम करने के लिए प्रेरणा देता है कि तुम काम करो, ठीक है ना। धक्का मारते हैं ना कि थोड़ा सा किसी को कहते उठ, वो काम करता है। कौन सा, ट्रोफिक हार्मोन। थायराइड उद्दीपक हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करता है। अब देखिए थायराइड उद्दीपक हार्मोन किसको उद्दीपित करता है, थायराइड ग्रंथि को। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो
अधिवृक्क एड्रिनल वल्कुट को उद्दीपक करता है। जनन प्रभावी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। अब देखिए मनुष्य में जनन का जो काम है उसको प्रभावित करता है जनन प्रभावी, जिसको इस हार्मोन का नाम क्या है आप देखिए याद कर लीजिए, गोनेडोट्रोफिक पुटक फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, जो स्त्रियों में अंड निर्माण और पुरुषों में शुक्राणु निर्माण का उद्दीपन करता है। अब जनन करने के लिए स्त्रियों में क्या आवश्यक होता है, अंड, और पुरुषों में क्या जरूरी होता है, शुक्राणु। इनका निर्माण करने के लिए कौन उद्दीपन करता है, गोनेडोट्रोफिक पित्त पिंडिकर ल्यूटिनकारी हार्मोन, जो अंडो उत्सर्जन को और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को उद्दीपन करता है। यह हार्मोन मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करता है। एलएच वृषण को उद्दीपित करता है, जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है। आपको ये लाइन समझ में आई? देखिए हम आपको वापस बताते हैं कि ल्यूटिनकारी हार्मोन जो होता है अंडो उत्सर्जन को, आज अब देखिए स्त्रियों में अंडों का जो अंडकोश होता है उनमें अंडों के उत्सर्जन के लिए कौन कौन उद्दीपन करता है, ल्यूटिनकारी हार्मोन्स, और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को उद्दीपन करता है। और यह हार्मोन मादा हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करता है। अब महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन पाया जाता है। यह हार्मोन महिला में अंडो उत्सर्जन का कार्य को करता है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये रट लेना चाहिए कि महिलाओं में अंड उत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, प्रोजेस्टेरॉन। और पुरुषों में वृषण का उद्दीपन करके शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए या शुक्राणु स्त्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो पुरुषों में जनन ग्रंथि में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, अंडाणु का निर्माण अंडो उत्सर्जन के लिए उद्दीपन करता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, शुक्राणु वृषण में शुक्राणु स्त्रावित करने के लिए उद्दीपक। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध उत्पादन को उद्दीपन करता है। जो बच्चा को माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह दूध कहाँ से आता है, बच्चा रोता है तो अचानक से माँ के जो दूध अपने आप दूध आने लगता है। अब माँ के दूध कैसे आने, स्तनों में से दूध कैसे आने लगता है, यह दूध आता है माँ के जो प्रोटेक्टिन हार्मोन जो स्त्रावण होता है शरीर में, उस हार्मोन के स्त्रावण से माता के स्तनों में दूध उत्पन्न होता है। पीयूष की पश्चपाली यानी पीयूष ग्रंथि की आगे वाली अग्रपाली से ये जो बताया ये होते हैं कंट्रोल, और पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से क्या होता है, एड्रीडायूरेटिक हार्मोन अथवा वैसोप्रेसिन वृक्क की नलिकाओं द्वारा पानी के अवशोषण को बढ़ा देता है, परासरण का नियमन करता है। इस हार्मोन की कमी के कारण उदक पानी प्लस में यानी मूत्र डायबिटीज नामक रोग हो सकता है। अब पीयूष पाली पश्चपाली से ऑक्सीटोसिन भी होता है, जो बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन का उद्दीपन करता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन द्वारा, हार्मोन द्वारा। पीयूष की अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं, वृद्धि हार्मोन जिसे सोमेट्रोफिक हार्मोन कहते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के उद्दीपन करते हैं, और जनन प्रभावी हार्मोन। अब इनके कार्य कौन कौन से हैं, संपूर्ण शरीर की विशेष रूप से कंकाल की वृद्धि को बढ़ावा देता है। बचपन में इसके कम मात्रा में स्त्रवण से बच्चा बौना बन सकता है, इसके अधिक मात्रा में स्त्रवण से वयस्क में भीमकाय अतिकाय उत्पन्न कर सकता है। उद्दीपक हार्मोन देखिए, थायराइड उद्दीपक हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करता है। एड्रिनोकॉर्टिक हार्मोन जो अधिवृक्क वल्कुट को उद्दीपन करता है।
पोषक उद्दीपक हार्मोन जो स्त्रियों में अंड निर्माण और पुरुषों में शुक्राणु निर्माण का उद्दीपन करता है। पिंड पिकर हार्मोन जो अंडो उत्सर्जन को और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को उद्दीपित करता है और यह हार्मोन मादा प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करता है। वृषण को उद्दीपन करता है जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पन्न करता है। यह आपको अभी मैंने जो बताई थी सारणी, उस सारणी में आपको मैंने बताया था, इंडेक्स में बताए थे, जो आपको वापस पढ़ के बता रही हो। पीयूष की पक्षपाली के हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन अथवा वेसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन। इसके कार्य क्या है? वृक्क की नलिकाओं द्वारा पानी के अवशोषण को बढ़ा देता है। इस हार्मोन की कमी के कारण उदक में यानी पानी और मूत्र, ठीक है ना, उदक में नामक रोग हो जाता है, यानी डायबिटीज। जो डायबिटीज होती है वो डायबिटीज किसके कारण होती है? इस हार्मोन्स के कारण होती है, पीयूष ग्रंथि से जो उत्पन्न होता है। बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन का उद्दीपन करता है। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि के बाद में थायराइड ग्रंथि, थायराइड और हार्मोन्स। अब थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं? थायराइड द्विपालक जो पाली युक्त संरचना है जो गर्दन के सामने वाले क्षेत्र में होती है, इनमें दो हार्मोन्स का स्रावन होता है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। आइए देखिए, ये ऐसी संरचना होती है थायराइड ग्रंथि की दो पालियों में, है ना। थायराइड ग्लैंड, ये राइट लोब है, राइट यानी सीधे हाथ वाला, और ये लेफ्ट लॉब है यानी ये देखिए, ये राइट लॉब इधर इस साइड और लेफ्ट लॉब इस साइड। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है आधारी उपापचय अर्थात कोशिकीय ऑक्सीजन का नियमन करता है। इसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह वृद्धि और परिवर्धन अस्थियों के अस्थि भवन, शरीर के तापमान, मानसिक विकार आदि का नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन के अल्प स्रावन से 3 प्रकार विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सरल गलगंट। अब आपके गलगंट तो आपने देखे ही होंगे, यहाँ से सूजन हो जाता है गले में। तो गलगंट जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। गलगंट का विवर्धन जो गर्दन में एक सूजन के रूप में दिखाई देता है, यह विकार भोजन में आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि थायराइड के हार्मोन में के उत्पादन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड होता है, ये उसकी उत्पत्ति आयोडीन के कारण होती है, और जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंट नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह भी एक जीके का क्वेश्चन है। आउटू वामनता, शरीर की वृद्धि बहुत कम और मंद वृद्धि, मानसिक मंदता जो होती है वो भी थायरॉक्सिन ग्रंथ के कारण होती है। मिक्सीडेमा, चेहरा और हाथों पर सूजन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से आलसी हो जाता है। ये मिक्सीडेमा जो रोग होता है वह रोग भी थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। इससे आदमी का चेहरा जो होता है सूज जाता है और व्यक्ति जो होता है आलसी टाइप हो जाता है। थायरॉक्सिन का अतिस्रवण के कारण एक्सोप्लेथमिक बाहर की तरफ निकले हुए नेत्र गलगंट हो जाते हैं, ठीक है ना। गलगंट जो होता है थायरॉक्सिन के अतिरिक्त स्रवण से होता है। इस प्रकार इस विकार के कारण उपापचय दर बढ़ जाती है, हृदय स्पंदन तीव्र हो जाता है, दम फूलने लगता है। अब देखिए, थायरॉक्सिन ज्यादा स्रवण होगा तो क्या होगा? हार्ट की बीट जो होती है ज्यादा हो जाएगी। हार्ट बीट ज्यादा होने से क्या होगा? दम फूलेगा, सांस हल्की पड़ने लग जाती है, आंखें बाहर की तरफ निकल जाती है और गर्दन में गलगंट बन जाते हैं। अब है कैल्सिटोनिन हार्मोन। यह शरीर के कैल्शियम और फास्फेट के स्तरों का नियमन करता है। यदि रुधिर में कैल्शियम का स्तर अधिक है तो यह मात्रा में कैल्सिटोनिन का स्रावण किया जाता है और तब कैल्शियम रुधिर में से निकलकर अस्थियों में चला जाता है।
अतः उन्हें अपेक्षाकृत कठोर बना देता है। रुधिर में विपरीत दशा में और कैल्शियम स्तर के निम्न होने पर अस्थियां मुलायम पड़ जाती है। अब है परावटु या पैराथायराइड ग्रंथि। ये दो जोड़ी छोटी छोटी ग्रंथियां होती है। जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, ये देखिए पैराथायराइड, जो थायराइड है ये ऊपर वाली जो दो है ये थायराइड है, और नीचे वाली जो ये है ये वाली ये है पैराथायराइड। इनका हार्मोन यानी पैराथार्मोन अस्थियों में से कैल्शियम के मोचन को उद्दीपित करके रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देता है। तो रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम कहाँ पे होता है? पैराथायराइड ग्रंथि में। अब है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि गर्दन के आधार पर स्थित होती है। ये देखिए थाइमस जो ग्रंथि होती है ये थायराइड ग्रंथि के नीचे यहाँ पे पाई जाती है। यौवन आरंभ के बाद यह एंट्रोफी यानी शोष होने लगती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो अपना किडनी होता है, किडनी के ऊपरी भाग में ऐसे चिपकी रहती है। ये देखिए किडनी के ऊपरी भाग में चिपकी रहती है। एड्रिनल का एक जोड़ी ग्रंथि होती है। एक जोड़ी यानी दो, जो प्रत्येक वृक्क के ऊपर टोपियों के रूप में स्थित होती है। प्रत्येक एड्रिनल ग्रंथि दो भागों से बनी होती है, एक केंद्रीय मध्यांश भाग और दूसरा परिधीय वलकुट भाग। एड्रिनल मध्यांश एड्रिनलिन उत्पन्न करता है जो हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है, जिसके साथ ही साथ रुधिर दाब में बढ़ जाता है। पेशियों के रुधिर संभरण को बढ़ा देता है, जबकि अंतरांगों के रुधिर संभरण को कम कर देता है। यकृत से अधिक शर्करा को निर्मुक्त करके रुधिर में पहुंचा देता है। एड्रिनल वलकुट द्वारा स्रावित हार्मोन दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। एक तो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरे होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उदाहरण के लिए कॉर्टिसोन। तनाव की स्थिति में यह हार्मोन एमिनो एसिड डीएमीन के साथ साथ यकृत की क्रिया के जरिए रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। भूखमरी और लंबी अवधि तक चले उपवास के दौरान आवश्यक ग्लूकोज अंशतः इसी हार्मोन द्वारा उपलब्ध होता है। अत्यधिक गर्मी या सर्दी में या संक्रमण होने पर तनाव की परिस्थितियों में यह हार्मोन शरीर को अनुकूलित बनाता है। कुछ एक वलकुटी सेक्स हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। ये भी ध्यान रखना, कुछ ऐसे हैं जो सेक्स हार्मोन के जैसे काम करते हैं। अल्पवयस्क बच्चे में एड्रिनल वलकुट की अधिवृद्धि के कारण काल पूर्व लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। अब जो बच्चा किशोरावस्था में वयस्क नहीं हुआ है, बच्चा अब अल्पवयस्क बच्चा है, अब बच्चा 15 साल का है, लेकिन उसके दाढ़ी मूंछ आ जाना, शरीर आवाज का भारी हो जाना और ऐसा लगना, मतलब वयस्क जैसा लगना, तो यह सब किस वलकुटी हार्मोन है जिसके कारण होता है। वयस्क परिपक्वता जवान स्त्रियों में अधिवक्ता वलकुट की अधिवृद्धि के कारण नर लक्षण विकसित हो जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी आ जाना, भारी आवाज। अब देखिए लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं, वो पुरुष जैसी, उसकी आवाज पुरुष जैसी हो जाए, स्त्रियों के दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाए, ये भी इसी के कारण होता है। वयस्कों में एड्रिनल वलकुट भी अधिवृद्धि के कारण कुछ एक मादा लक्षण विकसित हो जाते हैं। स्तनों का बढ़ जाना। अब देखिए स्तन जो होते हैं स्त्रियों के बड़े होते हैं, लेकिन पुरुषों में भी स्तन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, ये भी इन्हीं के कारण होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड उदाहरण के लिए एस्टेरोस्टेरोन। अब देखिए एस्टेरोस्टेरोन जो है, इस हार्मोन का संबंध शरीर में जल को बनाए रखने से है। किसको बनाए रखने से है? जल को बनाए रखने से। यह हार्मोन वृक्कों में
सोडियम और क्लोराइड आयनों के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। रुधिर आयतन और रुधिर दाब में एल्डोस्टेरोन की भूमिका होती है। अब अग्नाशय और से निकलने वाले हार्मोन्स के जो हार्मोन्स हम आपको बताएंगे। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ ही साथ बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। ये बहुत आपको समझने की बात है कि अग्नाशय जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, यानी दो काम होते हैं। अंतःस्रावी भी है, ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। तो इसका उत्तर होगा अग्नाशय। इसमें कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं जिन्हें लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन उत्पन्न करती है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन उत्पन्न करती है और गामा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन उत्पन्न करती है। अब है ग्लूकेगॉन। यह यकृत में ग्लूकोज जन के ग्लूकोज में विघटन को उद्दीपित करता है। इसमें रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन जो है यह 2 प्रमुख कार्य करता है। यह शरीर की रुधिर कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ावा देता है। शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ावा देने का काम करता है इंसुलिन नामक हार्मोन। यह रुधिर में अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत के भीतर ग्लाइकोजन के रूप में निक्षेप को उद्दीपित करता है। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का प्रकार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इंसुलिन के स्रावन न होने पर अथवा अल्प मात्रा में स्रावित होने पर डायबिटीज मेलिटस मधुमेह नामक रोग होता है। अब जो हम बोलते हैं ना शुगर किसके कारण होता है? इंसुलिन के स्रावन न होने पर शुगर या डायबिटीज रोग हो जाता है। अति ग्लूकोरक्तता जिसका अर्थ है रुधिर में सामान्य से अधिक शर्करा होती है। अगर शरीर में सामान्य से अधिक शर्करा होगी तो मधुमेह यानी शुगर हो जाएगा। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति रुधिर में ग्लूकोज सामान्य मात्रा से अधिक होता है, अधिक मात्रा में शर्करा युक्त मूत्र त्यागता है। अधिक मूत्र त्यागने के साथ साथ अधिक मात्रा में जल के बाहर निकल जाने से इसे ज्यादा प्यास लगती है। वजन कम हो जाता है और कमजोर हो जाता है। कुछ मामलों में वह अंधा भी हो जाता है। इंसुलिन के अति स्रावन के कारण अल्प ग्लूकोरक्तता अर्थात रुधिर में शर्करा की कमी हो जाती है। यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। सोमेटोस्टेरिन की वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना। सोमेटोस्टेरिन को वृद्धि हार्मोन यानी सोमेटोस्टेटिन को वृद्धि हार्मोन तथा संदमक हार्मोन भी कहते हैं। यहाँ पे को लिखा हुआ है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। सोमेटोस्टेटिन जो होता है एक वृद्धि हार्मोन होता है क्योंकि इसमें इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्रावन का भी संबंधन हो जाता है। अब है जनन यानी जो जनन के लिए उपयोगी ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां जनन ग्रंथियां जिसको गॉन्ड कहते हैं। जनन ग्रंथियां वृषण और अंडाशय। वृषण जो होता है पुरुषों में पाया जाता है, अंडाशय जो होता है महिलाओं में पाया जाता है। वृषण जो पुरुषों में पाए जाते हैं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो शुक्राणु उत्पन्न करने वाली जनन कोशिकाएं, हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न हार्मोन को पुंजन या एस्ट्रोजन कहते हैं। इनमें से सबसे सामान्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन यौन आरंभ के समय होता है। तब यह नर लक्षणों के विकास को उद्दीपक करता है, यानी किसी व्यक्ति के जो पुरुष होता है उसकी आवाज का भारी होना, उसका दाढ़ी मूंछ आना,
उसके वृषणों में शुक्राणु का स्त्रावण होना, यह सब पुरुषों में किसके कारण होता है? उसका शरीर जो होता है सुडौल हो जाता है पुरुष का। स्त्रियों में कोमलता आ जाती है, लेकिन पुरुष में शरीर सुडौल हो जाता है। यह सब पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके कारण होता है। इस दौरान शरीर में दो परिवर्तन आते हैं, एक तो चेहरे पर बाल आना और दूसरा आवाज फटना या भारी होना। अब जो अंडाशय है, ओवरी, जो महिलाओं में पाई जाती है, अंडाशय जो स्त्रियों में पाए जाते हैं, में दो प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का स्त्राव अंडाशय के पुटकों से होता है। वह वयस्क स्त्री में स्तनों के विकास और नितंबों पर वसा के निक्षेपण को उद्दीपित करता है। अब स्त्रियों में जो स्तनों का वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होती है। एस्ट्रोजन निश्चित अंडे को धारण करने के लिए गर्भाशय की भित्ति को तैयार करता है, यानी माता में शिशु को धारण करने की क्षमता एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। एस्ट्रोजन का स्त्राव पित्तक पिंड द्वारा होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान गर्भ को गर्भाशय में बने रहने के लिए तथा वृद्धि के लिए गर्भाशय की भित्ति के अंतिम परिवर्तन को लाता है। अब है अपरा, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। अपरा क्या होती है आपको पता है? ये जो हमारी सुंडी होती है ना, इससे माता से जुड़ी रहती है प्लेसेंटा के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाल, है ना। बच्चा माँ से जुड़ा रहता है, इससे ही उसको खाना पीना सब चीज मिलता है, उसे बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। गर्भवती स्त्री का अपरा कुछ एक हार्मोन उत्पन्न करता है। इनमें से एक हार्मोन होता है मानव कोरियोनिक गोनेडोपिन, जो कार्पस ल्यूटियम की प्रोटेस्टेरोन का लगातार स्त्रावण करने की क्रिया को बनाए रखता है। आमाशय और छोटी आंत से स्त्रावित होने वाले हार्मोन। अब देखिए, आमाशय और छोटी आंत, इनसे भी हार्मोन स्त्रावित होते हैं। गैस्ट्रिन का स्त्राव आमाशय के पाइलोरिक सिरे की श्लेष्मा झिल्ली से होता है। जठर ग्रंथि को जठर रस का स्त्रावण करने के लिए उद्दीपन करता है। सेक्रेटिन का स्त्राव ग्रहणी के स्तर द्वारा होता है। यह अग्नाशय के उत्पादन को उद्दीपन करता है, जबकि एक अन्य हार्मोन कोलेस्टेरोल पित्ताशय से पित्त के निर्माण को उद्दीपित करता है। अब पुनर्भरण प्रणाली यानी हार्मोन के प्रवरण का नियंत्रण, ठीक है ना। किसी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा मोचन हार्मोन की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार बात पर निर्भर करता है कि किसी एक निर्दिष्ट समय पर शरीर में उस हार्मोन की कितनी आवश्यकता है। अब मोचन, अब देखिए मोचन जो लिखा हुआ है ना, आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है। मोचन यानी स्त्रावण, ठीक है ना। किसी के भी शरीर में कितनी मात्रा में जो है हार्मोन की जरूरत है, आवश्यकता कितनी है, इसका निर्धारण किया जाता है पुनर्भरण प्रणाली द्वारा। लक्ष्य ऊतक से निकलने वाले पदार्थ अर्थात विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथि पर प्रभाव डालता है। यह प्रभाव सकारात्मक अधिक स्त्रावण करो अथवा नकारात्मक स्त्रावण बंद करो हो सकता है। इस कथन की व्याख्या थायराइड ग्रंथि का एक उदाहरण लेकर की जा सकती है। अब देखिए, जो अपने शरीर में पुनर्भरण प्रणाली है, ये हार्मोन को अधिक स्त्रावण के लिए भी प्रेरित करती है और कम स्त्रावण के लिए भी। अभी जरूरत है और हार्मोन दो, अरे भाई जरूरत खत्म हो गई हार्मोन बंद करो, ये काम करती है। अब एक उदाहरण बताते हैं आपको थायराइड ग्रंथि का। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का स्त्रावण करता है जो अग्रपीयूष ग्रंथि को का स्त्रावण करने का आदेश देता है। यह थायराइड को थायरोक्सिन मोचन करने को उद्दीपन करता है। यह रुधिर में थायरोक्सिन का स्तर बढ़ा दे जाता है, तो वह पीयूष ग्रंथि द्वारा TSH मोचन को बंद करता है। ये देखिए, आपको एक चित्र बताया गया है। इस चित्र में समझाया गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस से देखिए थायराइड उत्तेजक हार्मोन है थायराइड, ठीक है। थायराइड द्वारा थायरोक्सिन का उत्पादन, फिर रक्त में थायराइड, शरीर में रासायनिक अभिक्रिया का नियंत्रण और उत्पादन में कमी।
यदि थायरॉक्सिन का स्तर घट जाता तो थायराइड उद्दीपक हो जाता और उसका स्त्रावण अधिक हो जाता। पुनर्भरण प्रक्रिया में सक्रियता की आरंभिक स्थिति में इसे सूचना होती है कि स्त्रावण जारी रखना है या बढ़ाना है या कम करना है या बंद कर देना है। अब देखिए ये सारी प्रक्रिया जो होती है ये उद्दीपक थायराइड उद्दीपक द्वारा की जाती है। आशा करते हैं कि आपको ग्रंथियों जो और हार्मोन्स के बारे में हमने आपको जो पढ़ाया है समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।